गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन नगरपालिका अधिनियम के तीसरे चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में अपन ने सेक्शन 17 तक डिस्कस कर लिया था। तीसरे चैप्टर में नगरपालिका का गठन और शासन के संबंध में अपन चर्चाएं कर रहे थे। अभी अपन सेक्शन 18 धारा 18 में या इस वीडियो में अपन धारा 18 से लेकर 25 तक की चर्चा करेंगे, जिसमें धारा 18 जो सबसे पहले अपन देख रहे हैं उसकी हेडिंग आपके सामने है, स्थानीय प्राधिकारियों आदि को कर्मचारी वृंद उपलब्ध करवाया जाना। तो देखो मुख्य निर्वाचन तो देखो स्थानीय प्राधिकारी जो भी हैं नगरपालिकाओं के चुनाव में जो लिप्त हैं, नगरपालिकाओं के चुनाव का मतलब यह कि नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम, इनमें से किसी के भी चुनाव में जो भी प्राधिकारी शामिल हैं उनको अगर किसी प्रकार के स्टाफ मीन्स कर्मचारी वृंद, ये हिंदी का शब्द है, अगर किसी प्रकार के स्टाफ की आवश्यकता है तो उसको उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में यह अधिनियम क्या चर्चा करता है। तो यहाँ इसमें देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर राज्य का प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को ऐसा कर्मचारी वृंद उपलब्ध करवाएगा जो निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण के कार्य के लिए आवश्यक हो। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, देखो इस धारा में किसको स्टाफ उपलब्ध करवाने की बात है? निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की। जो मैंने आपको पीछे बताया था कि प्रत्येक वार्ड की नामावली तैयार करने के लिए या मतदाता सूची तैयार करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होगा। उसको अगर किसी प्रकार के स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है तो वो स्टाफ उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी की है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है वो अपेक्षा करेगा, और अगर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ऐसी अपेक्षा करता है तो ये पूरा का पूरा स्टाफ जो है इनको उपलब्ध करवाया जाएगा। और ऐसा स्टाफ जो किसको? निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध करवाया जाएगा। वो कौन से कार्य करेगा? वो निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने का काम करेगा और उन निर्वाचक नामावलियों या मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का कार्य करेगा। तो देखिए पहला सवाल इसमें यह बनता है कि स्थानीय प्राधिकारी जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आवश्यक स्टाफ उपलब्ध करवाने के लिए बाउंड है, ऐसा स्टाफ जो है किसकी अपेक्षा पर उपलब्ध करवाया जाएगा? मुख्य निर्वाचक अधिकारी की अपेक्षा पर उपलब्ध करवाया जाएगा। अब देखो सिंपली इधर आपको क्या सवाल देखना है, एक बार दोबारा देखेंगे। मैंने पीछे आपको बताया था कि किसी भी वार्ड की मतदाता सूची या निर्वाचक नामावली तैयार करवाने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, और जरूरत पड़े तो एक वार्ड के लिए एक से अधिक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर यहां देखो ये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अगर किसी प्रकार के स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है तो ये स्टाफ उपलब्ध कौन करवाएगा? ये स्टाफ उपलब्ध करवाएगा स्थानीय प्राधिकारी उपलब्ध करवाएगा इनको। लेकिन स्थानीय प्राधिकारी ये स्टाफ किस पोजीशन में उपलब्ध करवा सकता है? जब ऐसा स्टाफ उपलब्ध करवाने की अपेक्षा कौन करेगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल इसमें नहीं है। फिर दूसरा देखिए, जो रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन संबंधी कार्यों में लगे होते हैं, जो भी रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव के संबंधित किसी भी कार्य में लगे होते हैं, उन्हें आवश्यक स्टाफ उपलब्ध करवाने की अपेक्षा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा यदि की जाती है तो निम्न अधिकारी इस कार्य को पूरा करेंगे। देखिए इधर दोबारा देखिए इसको, देखो जो रिटर्निंग ऑफिसर या निर्वाचन से संबंधित कार्य में लगे हुए कर्मचारी होते हैं उनको अगर किसी प्रकार के स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है तो स्टाफ उपलब्ध करवाने की अपेक्षा, वही बात है, अपेक्षा किसके द्वारा की जाएगी? मुख्य निर्वाचक अधिकारी द्वारा। ठीक है, यदि की जाती है तो निम्न अधिकारी इस कार्य को पूरा करेंगे। देखिए दोबारा देखिए, छोटी छोटी बातें इसमें। अगर चुनाव संबंधी किसी भी कार्य के लिए किसी प्रकार के स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है, पहला सवाल इधर आपको जो देखना है, अगर किसी प्रकार के स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है तो वो स्टाफ उपलब्ध करवाने की अपेक्षा जो है वो कौन करेगा? ये स्टाफ उपलब्ध करवाने की अपेक्षा करेगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो किसकी अपेक्षा पर निर्वाचन गतिविधियों में स्टाफ सदस्यों को लगाया जाता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अपेक्षा पर। लेकिन देखो मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस स्टाफ को लगाता नहीं है। नीचे यहां देखिए,
ये अगर चुनाव में किसी भी प्रकार के स्टाफ सदस्यों को लगाने की अपेक्षा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कर देता है, तो इस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो देखो, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की। सबसे पहले प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की, या फिर यदि इसके संबंध में कोई भी ऐसी संस्था या कोई कंसर्न, समनुथान का कंसर्न का मतलब होता है संबंधित कोई भी एजेंसी या राज्य सरकार के नियंत्रण में हो, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे राज्य सरकार द्वारा राज्य की निधियों से वित्तपोषित किया जाता है। तो देखो, यहां ध्यान रखने वाली बात है, चुनाव में, अब बहुत ही सिंपल करके इस सवाल को देखना, चुनाव में किसी भी प्रकार के स्टाफ की आवश्यकता होती है तो उस स्टाफ को लगाने की अपेक्षा तो करेगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, और सामान्यतया इस स्टाफ की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्थानीय प्राधिकारी की। लेकिन स्थानीय प्राधिकारी के अलावा कोई ऐसी संस्था या कोई ऐसा कंसर्न या कोई ऐसा उपक्रम है जो राज्य में कानून द्वारा स्थापित किया गया है, या उस संस्था को चुनाव संबंधी कार्यों के लिए राज्य की निधि से किसी प्रकार का भुगतान किया जाता है, वित्तपोषित का मतलब है कोई फाइनेंस उसको दिया जाता है, तो ऐसी संस्था को भी ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो यहाँ इस पूरे सेक्शन को, सेक्शन 18 को सिंपली देखो, चुनाव में आवश्यक स्टाफ को लगाने की अपेक्षा कौन करेगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। वो स्टाफ लगाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सामान्यतः स्थानीय प्राधिकारियों की होती है, लेकिन किसी ऐसी संस्था या किसी ऐसी कंसर्न या उपक्रम को भी सौंपा जा सकता है ये कार्य, जो राज्य में विधि द्वारा स्थापित है या राज्य सरकार के नियंत्रण में है, या राज्य सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे किसी उपक्रम को किसी प्रकार का फंड या वित्तीय सहायता दे रही है, ऐसी किसी संस्था को भी ये कार्य सौंपा जा सकता है। मेरे हिसाब से ये तीन चीजें आपको ध्यान में रह गई होंगी। पहली, मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्टाफ की अपेक्षा करेगा, फिर सामान्यतया स्थानीय प्राधिकारी उस स्टाफ को लगाने की व्यवस्था करेगा, लेकिन ऐसी कोई संस्था को भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है जो या तो राज्य में कानून द्वारा स्थापित है, या राज्य सरकार के नियंत्रण में है, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार की निधियों से उस संस्था को किसी प्रकार का फंड या फाइनेंस दिया जाता है। फिर देखिए, सेक्शन 19 की अपन बात करते हैं। सेक्शन 19 में क्या है? अधिकारियों और कर्मचारी वर्ग को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाना। ये देखो, यहां देखो, एक तो होती है परमानेंट पोस्टिंग, समझेंगे आप। परमानेंट पोस्टिंग होती है जहां से वेतन का आहरण होता है, पेमेंट उठाया जाता है। दूसरा होता है डेपुटेशन। ये देखिए, प्रतिनियुक्ति का मतलब होता है डेपुटेशन। तो डेपुटेशन में कार्य व्यवस्थार्थ किसी कर्मचारी को कार्य कहीं और करना होता है, जबकि उसके वेतन का आहरण या पेमेंट या भुगतान जो कहीं और से होता है। तो देखो, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अपेक्षा पर यदि स्थानीय प्राधिकारी ने या किसी संस्था ने किसी व्यक्ति को चुनाव में लगाया है, तो उसको चुनाव में किस स्थिति में माना जाएगा? ऐसा माना जाएगा कि वो प्रतिनियुक्ति में है, मतलब परमानेंट पोस्ट पर नहीं है, डेपुटेशन पर है, और जैसे इलेक्शन का कार्य पूरा हो जाएगा तो वो आदमी अपने मूल पद पर लौट जाएगा। तो ये देखो, चुनाव में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। तो दूसरी बात देखिए, अपेक्षा कर राज्य निर्वाचन आयोग की अपेक्षा पर लगाए जाते हैं, तो ये डेपुटेशन भी किसकी ओर से समझा जाएगा? निर्वाचन आयोग में ही प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा। यहाँ देखिए, अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी चुनाव गतिविधि में लगाया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि उस आदमी का डेपुटेशन कहाँ है? इलेक्शन कमीशन में है उसका डेपुटेशन, चुनाव आयोग में है। तो चुनाव में काम करने वाले या चुनावी सेशन के दौरान काम करने वाले लोगों को कहाँ डेपुट माना जाता है? निर्वाचन आयोग में डेपुट माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात है। तो किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को जिसको इलेक्शन ड्यूटी में लगाया गया है, वो कहाँ डेपुट माना जाएगा? इलेक्शन कमीशन में, निर्वाचन आयोग में डेपुट माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर दूसरी बात देखिए, जब इस अधिनियम के तहत निर्वाचन नामावलियों को तैयार करने, मतदाता सूची को तैयार किया जाता है, पुनरीक्षित किया जाता है, उनको शुद्ध किया जाता है, या निर्वाचन के संचालन में अभिनियोजित किया जाता है, तो उन अधिकारियों और स्टाफ को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा। देखो, ये भी ध्यान रखना, दूसरी बात, यदि किसी कर्मचारी को मतदाता सूची बनाने में, मतदाता सूची को पुनरीक्षित करने में, मतदाता सूची को शुद्ध करने में, या चुनाव के संचालन में लगाया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो अधिकारी या स्टाफ जो है वो क्या है? निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर है। तथा इस प्रकार निर्वाचन प्रयोजन हेतु जिस अवधि के लिए अभिनियोजित है, ये अभियोजित नहीं है, यहाँ क्या समझेंगे आप? अभिनियोजित, ये आप सुधारेंगे, अभियोजित अलग होता है। ठीक है, जिस अवधि के लिए
किसी अधिकारी को या कर्मचारी को अभिनियोजित किया जाता है, उस अवधि में वे राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अधीक्षण में कार्य करेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी टीचर को इलेक्शन ड्यूटी में लगाया गया है या मतदाता सूची तैयार करने के लिए बीएलओ की पोस्ट पे लगाया गया है, ठीक है। तो सामान्यतया एक शिक्षक जो है वो किसके नियंत्रण में काम करता है? सामान्यतया एक शिक्षक जो है वो निर्वाचन आयोग शिक्षक जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों के नियंत्रण में काम करता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको इलेक्शन कमीशन में ड्यूटी पर लगाया जाएगा, उसके बाद ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बजाय किसके नियंत्रण में कार्य करेगा? वो कार्य करेगा इलेक्शन कमीशन के नियंत्रण और निर्देशन में, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो यहां ध्यान रखना है कि जिस किसी भी कर्मचारी को हम इलेक्शन ड्यूटी में लगाएंगे, ठीक है, वो सामान्यतया अपने डिपार्टमेंट के हेड की बजाय किसके नियंत्रण व निर्देशन में माना जाएगा? वो निर्वाचन आयोग के नियंत्रण व निर्देशन में माना जाएगा। ये मैंने आपको सेक्शन 19 बताया है, ठीक है। समझ गए आप? ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए आप धारा 20 का एडिंग देखिए आप, निर्वाचन नामावलियों की तैयारी से संबंधित कर्तव्यों का भंग। देखो, निर्वाचन नामावलियों की तैयारी से संबंधित कर्तव्यों का भंग कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन नामावली की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो अपने ड्यूटी का ठीक से पालन नहीं करता है या ब्रीच या अपनी ड्यूटी को या कर्तव्य को भंग करता है, तो उस संबंध में यह अधिनियम क्या प्रावधान करता है? तो मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित कर्तव्यों को यदि कोई व्यक्ति भंग करता है तो उसके लिए क्या जुर्माना या सजा हो सकती है? तो इसमें देखिए, इस अधिनियम के तहत किसी भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, देखो सामान्यतया मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी मैंने आपको बताई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की होती है, जो वार्ड वाइज होता है, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के तहत निर्वाचक नामावली को तैयार करने, उसका पुनरीक्षण करने या उसको शुद्ध करने या नामावली में नया नाम जोड़ने या या नाम को नामावली से अपवर्जित करने मतलब हटाने में बिना किसी युक्त कारण के यदि किसी कर्तव्य को भंग किया जाता है या कोई चूक की जाती है या करता है, तो उसकी दोष सिद्धि होने पर न्यूनतम 3 माह तथा अधिकतम 2 वर्ष का कारावास तथा कम से कम 1000 रुपए तथा अधिकतम 2000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है अथवा दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। तो देखो, कोई व्यक्ति गलत तरीके से नाम जोड़ता है, चाहे वो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, या किसी व्यक्ति का गलत तरीके से या गलत इंटेंशन से कोई नाम हटाता है और ये बात अगर प्रूव हो जाती है कि ऐसी कोई चूक की है, तो उस सिचुएशन में देखो क्या हो सकता है। पहली बात, 3 माह से लेकर 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है, खाली सजा हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि 1000 मिनिमम 1000 रुपए मतलब 1000 रुपए से कम नहीं होंगे तथा 2000 रुपए से अधिक नहीं होंगे। तो न्यूनतम जुर्माना कितना है? 1000 रुपए और अधिकतम जुर्माना कितना है? 2000 रुपए। तो खाली 3 माह से 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है, या खाली 1000 से 2000 के बीच में कोई जुर्माना हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कारावास की सजा और जुर्माना दोनों हो जाए। ये देखिए, अथवा कारावास व जुर्माने दोनों से भी दंडित किया जाएगा, ये इसमें है। तो यह ध्यान रखना, धारा 20 में निर्वाचक नामावली की तैयारी में से संबंधित किसी भी कर्तव्य को भंग किया जाता है तो उसके लिए दंड कितना है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उसके लिए दंड ये है कि न्यूनतम 3 माह तथा अधिकतम 2 वर्ष का कारावास हो सकता है, या 1000 से 2000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है, या 3 माह से 2 वर्ष के बीच कारावास की सजा और 1000 से 2000 रुपए तक के जुर्माने दोनों से एक साथ दंडित भी किया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन देखिए, धारा 20 में निर्वाचक नामावली से संबंधित कर्तव्य भंग पर, इंपॉर्टेंट है, निर्वाचक नामावली से संबंधित कर्तव्य भंग पर दिया जाने वाला दंड हो सकता है। देखो क्या क्या हो सकता है, न्यूनतम 3 माह एवं अधिकतम 2 वर्ष का कारावास हो सकता है, अकेला भी हो सकता है। दूसरा, न्यूनतम 1000 रुपए तथा अधिकतम 2000 रुपए का जुर्माना हो सकता है।
और ए और बी दोनों भी हो सकते हैं, मतलब कारावास और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या बना, चौथा, मतलब खाली कारावास हो सकता है, खाली जुर्माना हो सकता है, कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नोट दिए हुए हैं, देखो। कोई भी न्यायालय इस संबंध में दंडनीय अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश द्वारा या अन्य किसी प्राधिकार के अधीन शिकायत नहीं कर देता। तो देखो इस धारा 20 में मतदाता सूची से संबंधित किसी प्रकार के कर्तव्य भंग पर जो अपराध होता है, उस अपराध को न्यायालय जो है वो स्वतः संज्ञान में नहीं ले सकता। ये ध्यान रखना, अपने आप संज्ञान में नहीं ले सकता। इसकी शिकायत किसको करनी होगी, या तो राज्य निर्वाचन आयोग शिकायत करेगा इस चीज की, या मुख्य निर्वाचन अधिकारी शिकायत करेगा, या जिला निर्वाचन अधिकारी शिकायत करेगा। ठीक है, या किसी अन्य प्राधिकार के अधीन शिकायत नहीं कर दी जाती। तो देखो निर्वाचक नामावलियों में किसी प्रकार का कर्तव्य भंग के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को सजा दिलानी है तो इस संबंध में शिकायत करने का अधिकार किसको है? पहला, ऐसी सजा राज्य निर्वाचन आयोग की शिकायत पर किया जा सकता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर किया जा सकता है, और जिला निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर किया जा सकता है। ठीक है, तो जब तक इनमें से कोई शिकायत नहीं करेगा तब तक इस धारा के तहत ये जो सजा अपन ने की है ये किसी भी कर्मचारी या व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो नामावलियों में किसी प्रकार की यदि त्रुटि हो जाती है, चूक हो जाती है, तो इस संबंध में सजा तभी दी जा सकती है या दंड तभी दिया जाएगा जब इन तीनों में से कोई एक ने शिकायत दर्ज की है। फिर देखिए, यदि निर्वाचन नामावली में किसी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली चूक के संबंध में किसी कर्तव्य भंग करने वाले व्यक्ति को उपयुक्त दंड दे दिया जाता है, मतलब इनमें से कोई भी एक दंड दे दिया गया है किसी भी व्यक्ति को शिकायत करने के बाद, किसकी शिकायत करने के बाद? राज्य निर्वाचन आयोग की शिकायत या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की शिकायत या जिला निर्वाचन अधिकारी की शिकायत के बाद। ठीक है, यदि निर्वाचन नामावली में किसी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली चूक के संबंध में किसी कर्तव्य भंग करने वाले व्यक्ति को उपयुक्त सजा दे दी जाती है ऊपर वाली, तो उसके बाद इस संबंध में किसी प्रकार की नुकसानी मतलब क्षतिपूर्ति या विधिक कार्यवाही के लिए किसी भी व्यक्ति यहाँ के है किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध वाद या मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। समझ गए आप? कहने का मतलब एक बार यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर किसी व्यक्ति को निर्वाचन नामावली संबंधी कर्तव्य भंग पर एक बार सजा दे दी जाती है तो उसके बाद उस व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये धारा जो है वो दोहरे दंड के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, मतलब एक गलती के लिए एक बार सजा दिए जाने के बाद दोबारा उसे दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें देखिए, लेकिन आयु का नियम विधानसभा वाला लागू नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। देखो, आयु का नियम विधानसभा वाला लागू नहीं होने का मतलब क्या है? तो देखिए, सामान्यतया यहाँ चुनाव लड़ने की आयु 21 वर्ष है और विधानसभा का चुनाव लड़ने की या लोकसभा का चुनाव लड़ने की आयु कितनी है? 25 वर्ष है। तो ये अंतर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बात कोई विशेष महत्व की नहीं है, थोड़ा सा इसमें अधिनियम में दिया हुआ है तो मैंने लिख दिया यहाँ, आप ज्यादा इस पर गौर नहीं करेंगे। फिर देखिए धारा 21, देखिए नगर पालिका में अर्हत व्यक्ति कौन है? पर्सन क्वालिफाइड फॉर बीइंग मेंबर। तो देखो, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए, नगर पालिका का मतलब मैंने आपको बताया है नगर पालिक बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम, इन सभी में सदस्य बनने के लिए अर्हर का मतलब योग्य कौन है? ठीक है, देखो पर्सन क्वालिफाइड फॉर बीइंग मेंबर्स। ठीक है, तो किसी भी नगर पालिका में स्थान भरने हेतु चुने जाने वाले व्यक्ति तभी अर्हर या योग्य या क्वालिफाइड होगा जब तक कि वह, तो देखो उसकी योग्यताएं क्या है, कौन व्यक्ति इन तीनों संस्थाओं में चुनाव लड़ने का हकदार है या इन तीनों संस्थाओं की सदस्यता के लिए या प्रतिनिधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या चाहिए। तो पहला देखिए, एससी एसटी पिछड़े वर्ग की स्थिति में व्यक्ति आरक्षित वर्ग का सदस्य हो तथा नगर पालिका के किसी वार्ड में निर्वाचक हो। निर्वाचक का मतलब होता है मतदाता, और मतदाता का मतलब मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। तो पहली बात, तो जो व्यक्ति जिस कैटेगरी से चुनाव लड़ना चाहता है, जैसे कोई व्यक्ति एससी से चुनाव लड़ना चाहता है, एसटी से चुनाव लड़ना चाहता है, महिला वर्ग से चुनाव लड़ना चाहता है, पिछड़े वर्ग से चुनाव लड़ना चाहता है,
तो वह उसी वर्ग का होना चाहिए। पहली योग्यता यह है। दूसरा यह है, महिला आरक्षित स्थान के मामले में वह व्यक्ति महिला होनी चाहिए। देखो, महिला रिजर्व सीट से कौन चुनाव लड़ सकती है? खाली महिला ही चुनाव लड़ सकती है, यह भी एक योग्यता है। तथा नगरपालिका के किसी वार्ड में निर्वाचक का मतलब मतदाता हो, ठीक है। और जो भी व्यक्ति नगरपालिका के चुनाव में भाग लेगा, मतलब नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम के, तो जिस संस्था का चुनाव लड़ रहा है जिस सरकार के लिए, उसके क्षेत्राधिकार वाले किसी वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उस नगरपालिका के किसी भी वार्ड में उसका नाम हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जिस वार्ड से, ये बात ध्यान रखें। देखो, जिस वार्ड से चुनाव लड़ा जाता है उसका सदस्य हो जरूरी नहीं है। या फिर इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताऊं, आप समझेंगे। जो सरकार जिस क्षेत्र के लिए बनती है, उस सरकार के क्षेत्र के किसी भी वार्ड में उस व्यक्ति का नाम मतदाता के रूप में हो सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, संसद का सदस्य, जैसे लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है, वो किसका प्रतिनिधि होता है? भारत सरकार का प्रतिनिधि होता है। तो भारत के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में उसका नाम हो सकता है। जैसे केरला के किसी लोकसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम रखने वाला व्यक्ति सीकर से चुनाव लड़ सकता है, या भारत के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि वो किस सरकार का प्रतिनिधि है? भारत सरकार का। तो भारत के भीतर किसी भी लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम हो सकता है। दूसरा, अपन जैसे राजस्थान के विधायक की बात करें, तो राजस्थान की विधानसभा का चुनाव पूरे राज्य के लिए होता है। तो जो आदमी किसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसी विधानसभा क्षेत्र की के लिए उसकी मतदाता सूची में नाम हो। राजस्थान की किसी भी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम रखने वाला व्यक्ति राज्य की किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। ऐसे ही अपन ग्राम पंचायत की बात करते हैं, तो ग्राम पंचायत गांव की सरकार होती है। तो ग्राम वार्ड में पंच का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति कोई जरूरी नहीं है कि उसी वार्ड का हो, उस वार्ड से बाहर का भी हो सकता है, लेकिन ग्राम पंचायत से बाहर का नहीं हो सकता। कहने का मतलब, उस जिस क्षेत्र के लिए हम सरकार का गठन कर रहे हैं, उस क्षेत्र के किसी भी वार्ड में उस आदमी का मतदाता के रूप में नाम होना चाहिए। जैसे नगरपालिका सदस्य की बात करें, तो नगरपालिका सदस्य का चुनाव वो आदमी लड़ सकता है जिसका नगरपालिका के किसी भी वार्ड में मतदाता के रूप में नाम हो। तो ये पंच से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही बात है। मतलब जिस क्षेत्र के लिए सरकार बना रहे हैं, उस क्षेत्र में किसी भी वार्ड में उसका नाम हो सकता है। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकार के लिए किसी वार्ड से चुनाव लड़ रहा है, तो उस वार्ड की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी नहीं है। फिर देखिए, SC ST या पिछड़े वर्ग की महिला को आरक्षित स्थान के मामले में वह महिला संबंधित वर्ग से ही होनी चाहिए। जैसे SC महिला सीट रिजर्व है, तो वो महिला SC वर्ग की होनी चाहिए। ST महिला है तो ST वर्ग की ही महिला होनी चाहिए। OBC महिला है तो OBC वर्ग की ही महिला होनी चाहिए। फिर देखिए, अगर गैर आरक्षित स्थान के लिए है, मतलब कोई व्यक्ति बिना रिजर्व सीट के लिए, ऐसी सीट जो सबके लिए खुली है उसको अपन जनरल का बोलते हैं, तो गैर आरक्षित स्थान के लिए कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, तो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। कोई भी होने का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं कि जनरल कैटेगरी के लोगों में से वो SC ST OBC कहीं से भी हो सकता है। तो गैर आरक्षित का मतलब है उस पर किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है। खाली होना क्या चाहिए? उस नगरपालिका के किसी वार्ड में निर्वाचक या मतदाता के रूप में उसका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखो, चुनाव चाहे आरक्षित सीट से लड़े चाहे गैर आरक्षित सीट से लड़े, ठीक है, एवं चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी प्रत्याशी सदस्यों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो, सभी नगरपालिका संस्थाओं के लिए सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, चाहे वो नगरपालिका बोर्ड हो, चाहे नगर परिषद सदस्य हो, चाहे नगर निगम सदस्य हो। यह सवाल इंपॉर्टेंट है। इन सभी संस्थाओं में सदस्य के लिए इलेक्शन की न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप टिक करेंगे। नगरपालिका का मतलब तीनों प्रकार की संस्थाओं से है। जैसे नगर निगम के प्रतिनिधि का चुनाव लड़ रहे हैं तो भी 21 वर्ष, नगर परिषद के प्रतिनिधि का चुनाव लड़ रहे हैं तो भी 21 वर्ष, ठीक है। फिर देखिए, जिस परिसर में वह व्यक्ति निवास करता है। अब देखो, ये अपने 2013 के बाद में, ये 2014 के बाद में ये कुछ चीजें जुड़ी है। ये दिसंबर 2014 में जोड़ी गई बातें, ध्यान रखना इस चीज को। क्या लिखा है? जिस परिसर में वह व्यक्ति निवास करता है, कौन? जो चुनाव लड़ना चाहता है इन संस्थाओं का, उसमें कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। देखो, वहां टॉयलेट होना चाहिए,
और कैसा होना चाहिए, कार्यशील। यूं नहीं कि हमने 4 दीवारें बना रखी हैं और गड्ढा खोद रखा है, उसके अंदर कार्यशील का मतलब है पानी फ्लश वगैरह की सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो कार्यशील शौचालय होना चाहिए। और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच जाने वाला नहीं होना चाहिए। यदि चुनाव लड़ने के लिए कोई प्रत्याशी फॉर्म आवेदित करता है या फॉर्म भरता है, उसके बाद उसके विरुद्ध ये बात प्रमाणित हो जाती है कि उसके घर में कार्यशील टॉयलेट नहीं है, या उसके घर में कार्यशील टॉयलेट है लेकिन उसके घर के लोग जो है वो खुले में शौच जाते हैं, तो इस आधार पर उसका जो आवेदन है, निर्वाचन आवेदन जो है वो खारिज हो सकता है। फिर देखिए स्वच्छ शौचालय। स्वच्छ शौचालय की डेफिनेशन इसमें दी गई है नगर पालिका अधिनियम, ये ध्यान रखना। स्वच्छ शौचालय की डेफिनेशन क्या है, जिसके 3 और दीवार हो, मतलब एक तरफ दरवाजा हो सकता है, एक और दरवाजा हो, 3 तरफ दीवार, एक और दरवाजा, ऊपर छत, ऊपर से खुला नहीं होना चाहिए, तथा जलबंद, वाटर सील्ड, मतलब उसमें पानी नहीं आना चाहिए। शौचालय प्रणाली को स्वच्छ शौचालय माना जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर उसमें है, वाटर सील्ड होना चाहिए, और इसके अलावा छत होनी चाहिए, एक और दरवाजा होना चाहिए, 3 और दीवार होनी चाहिए, तो ऐसे शौचालय को हम क्या मानेंगे, स्वच्छ शौचालय मानेंगे, जिसमें वाटर सील्ड का मतलब होता है फ्लश वगैरह की, पानी वगैरह की व्यवस्था हो। फिर परिवार के सदस्य, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच जाने वाला नहीं हो, तो परिवार में किस किस को शामिल माना जाएगा, यह भी इस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो देखो, परिवार के सदस्यों में उस व्यक्ति का कौन होगा, पति या पत्नी। कौन होगा, पति या पत्नी। दूसरा, बच्चे, और उसके साथ निवास कर रहे माता पिता यदि हो तो देखो, पति, पत्नी, बच्चे, और यदि हो तो माता पिता जो उसके साथ निवास कर रहे हो, वो इस अधिनियम के उद्देश्य से क्या माने जाएंगे, परिवार के सदस्य माने जाएंगे। फिर देखिए, तो देखो ये योग्यताएं, योग्यताएं किस में है, सेक्शन 21 में है। सेक्शन 21 में योग्यताओं को आप ठीक से देखेंगे तो सेक्शन 21 में सारी योग्यताएं, योग्यता क्या होनी चाहिए, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि संबंधित कैटेगरी से संबंधित होना चाहिए वो जो चुनाव लड़ता है। महिला है तो महिला, जिस नगर पालिका से चुनाव लड़ना चाहता है उस नगर पालिका के किसी भी वार्ड में उसका मतदाता के रूप में नाम होना चाहिए। अगर कोई महिला है तो उस संबंधित वर्ग की महिला मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। अगर गैर आरक्षित स्थान से चुनाव लड़ा जा रहा है तो खाली मतदाता सूची में नाम चाहिए, फिर वो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। और यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट से चुनाव लड़े या गैर आरक्षित सीट से चुनाव लड़े, हर हाल में सभी कैटेगरीज के लिए, देखो एससी और एससी एसटी ओबीसी, इनके लिए आयु, न्यूनतम आयु में कोई छूट नहीं है। मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए। कार्यशील शौचालय होना चाहिए, कोई व्यक्ति खुले में शौच जाने वाला नहीं होना चाहिए। और परिवार में कौन है, इसकी डेफिनेशन दी गई। सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें सेक्शन 21 में है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे सेक्शन 21 का बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या है, कुछ स्थानों पर निर्वाचन की विशेष योग्यता को राज्य सरकार द्वारा तय किया जाना। देखो, कुछ स्थानों पर निर्वाचन की विशेष योग्यता को राज्य सरकार तय कर सकती है। ठीक है, ये धारा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। देखो क्यों नहीं है, इसमें दिया है राज्य सरकार किसी नगर पालिका के लिए आवश्यक समझे तो निर्वाचक की पात्रता की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष तक निर्धारित कर सकती है। ठीक है, न्यूनतम 21 की बजाय कितनी कर सकती है, 35 वर्ष कर सकती है। किसी नगर पालिका में एससी एसटी, पिछड़े वर्ग या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में प्रत्येक के लिए 2, या इसको छोड़ ही देना, आप इस सेक्शन को आप छोड़ सकते हो। फिर नीचे कॉमन सी चीजें हैं, देखो जहां किसी नगर पालिका में एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 3 से कम हो, उनमें प्रत्येक वार्ड के लिए अधिकतम 1 स्थान ही रिक्त रखा जाएगा। यहां से नीचे वाला इंपॉर्टेंट है, देखना ये वाला, ये पार्ट। देखो, जहां किसी नगर पालिका में एससी एसटी ओबीसी और महिला के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 3 से कम है, मतलब इन सब के लिए मिलाकर सीटें 3 से कम रिजर्व हैं, तो प्रत्येक वर्ग के लिए अधिकतम 1 स्थान ही रखा जाएगा। कहने का मतलब टोटल सीट ही 3 आरक्षित हैं, तो देखो एक एससी के लिए रख दी, एक एसटी के लिए रख दी, एक ओबीसी के लिए रख दी, तो फिर महिलाओं के लिए नहीं बची। तो जैसे 3 ही सीटें, प्रत्येक वर्ग के लिए 1 से ज्यादा सीट नहीं होगी, तो कई बार एससी की महिला को दे दी,
कई बार एसटी की महिला को दे दी, कई बार ओबीसी की महिला को दे दी। तो इस हिसाब से महिलाओं वाले को रोटेट करते रहेंगे। और प्रत्येक वर्ग के लिए कहने का मतलब कि 3 से कम हो, आरक्षित सीटें 3 से कम है, तो ऐसी सिचुएशन में किसी भी वर्ग को, यूं नहीं है कि जैसे मान लो कि 2 सीटें आरक्षित हैं और ये दोनों एससी को नहीं दी जा सकती, दोनों एसटी को नहीं दी जा सकती, दोनों ओबीसी को नहीं दी जा सकती, दोनों महिलाओं को नहीं दी जा सकती। जिस किसी वर्ग को ये सीटें देंगे एक एक करके ही देंगे, और एक एक भी सबके हिस्से में नहीं आएंगी। तो पहले चुनाव में 2 को दे दी, फिर अगले चुनाव में 2 को दे देंगे। इस हिसाब से इनका अरेंजमेंट किया जाएगा। फिर देखो, जहां किसी नगर पालिका में अनारक्षित स्थानों की संख्या 5 या 5 से कम हो, तो उस दशा में एक ही स्थान आरक्षित रखा जाएगा। देखो, अनारक्षित का मतलब होता है जनरल की सीट है, मतलब जिस पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो जनरल की सीटें 5 या 5 से कम हैं, तो उस सिचुएशन में रिजर्व सीट कितनी हो सकती है? उस सिचुएशन में रिजर्व सीट केवल एक ही हो सकती है। अगर जनरल की 5 या 5 से कम सीटें हैं, तो रिजर्व सीट कितनी हो सकती है? एक ही हो सकती है, ये ध्यान रखना है। जहां किसी नगर पालिका में अनारक्षित सीटों की संख्या 5 से अधिक हो, अगर जनरल की सीटें 5 से अधिक हैं, वहां प्रत्येक खंड में से एक स्थान इस धारा में आरक्षित रखा जाएगा। यह आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो, सेक्शन 22 में क्या दिया गया है? सेक्शन 22 में दिया गया कि एक से अधिक वार्ड से निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध। ये बात ध्यान में रखना, कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी नगरपालिका संस्था, चाहे वो नगरपालिका बोर्ड हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, उसमें केवल एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकेगा, एक से ज्यादा वार्ड से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, इसमें अंदर से क्या सवाल आपसे पूछ सकते हैं। पहला सवाल देखिए, नगरपालिका के चुनाव में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ेगा। ये ऐसी चीजें सत्य असत्य में दे सकते हैं कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा वार्ड से चुनाव लड़ सकता है या नहीं। तो नगरपालिका अधिनियम में साफ कहा गया है कि किसी भी नगरपालिका संस्था के लिए एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। दूसरा देखिए, यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्ड से चुनाव लड़ने हेतु नामांकन दाखिल कर देता है, मान लो गलती से आवेदन कर दिया, फॉर्म भर दिया, तो उसे नियत तिथि तक एक वार्ड को छोड़कर बाकी स्थानों से अपना नामांकन पत्र वापस लेना होगा। तो कई बार क्या होता है कि चुनाव में एक से अधिक वार्ड से कोई आदमी फॉर्म अप्लाई कर देता है, तो जो फॉर्म वापस उठाने की डेट है या समय है, उससे पहले खाली एक वार्ड में अपना फॉर्म रखेगा, बाकी सबसे फॉर्म को वापस उठा लेगा। ठीक है। तथा ऐसा नोटिस नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि को 3 बजे से पहले देगा। मतलब जहां फॉर्म रखेगा वहां उसको एक सूचना देनी होगी कि मैंने बाकी सभी स्थानों से अपना फॉर्म उठा लिया है, केवल इसी स्थान से अपना फॉर्म रखा है। तो ये देखो, अंतिम तिथि को कितनी बजे तक इस बात की घोषणा या सूचना देनी होती है? 3 बजे तक इस बात का नोटिस देना होता है। कब? जब फॉर्म उठाने की लास्ट डेट होती है। फिर देखिए, यदि कोई व्यक्ति निर्धारित तिथि तक एक के अलावा बाकी सभी स्थानों से अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लेता है। देखो, लेता है तो सूचना देनी पड़ेगी 3 बजे से पहले, और मान लो कि बाकी स्थानों से अपने फॉर्म को वापस नहीं उठाता है, तो इसका निर्णय क्या होगा? तो देखो, इसमें लिखा है कि यह समझा जाएगा कि उसने सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। मान लो किसी व्यक्ति ने 5 वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भर दिया और लास्ट डेट तक कहीं से भी फॉर्म नहीं उठाया है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने सब जगह से अपना फॉर्म वापस उठा लिया, वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। तो देखो, अगर एक से अधिक वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म लगाया है और लास्ट टाइम तक वो किसी फॉर्म को नहीं उठाता है, तो ये माना जाएगा कि उसने सभी स्थानों से अपना फॉर्म उठा लिया है और कहीं से भी वो उम्मीदवारी नहीं रखना चाहता। ये इसका मीनिंग लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि एक व्यक्ति को एक से अधिक स्थानों से चुनाव लड़ने का चांस नहीं दिया जाएगा, और जो अपने फॉर्म को नहीं उठाता है, तो इस बात को निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वो उन सभी वार्ड्स में से कौन से वार्ड से चुनाव लड़ना चाहता है। ठीक है। कहने का मतलब ये कि धारा 22 जो है वो सीधा सीधा अनाउंसमेंट ये करती है कि किसी भी व्यक्ति को नगर पालिका के चुनाव में एक से अधिक वार्ड से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हार्ड एंड फास्ट नियम है ये। फिर देखिए, धारा 23 का टाइटल देखिए, नगर पालिका चुनाव में यानु ध्वनि विस्तारकों आदि पर प्रतिबंध। देखो, व्हीकल जो गाड़ियां वगैरह काम में लेते हैं चुनाव में, या ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे माइक वगैरह या साउंड वगैरह बजाते हैं, इन पर प्रतिबंध की चर्चा जो है वो किस में की गई है? सेक्शन 23 में की गई है। तो देखो, इस संबंध में आपसे क्या पूछा जा सकता है? पहला देखो, राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि से लेकर जिस दिन चुनाव
का नोटिस जारी करेगा। तो देखो, नगर पालिका के चुनाव का नोटिस जारी कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। और जिस तिथि को राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी करेगा, उस तिथि से लेकर संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने की तिथि तक, जब पूरा चुनाव संपन्न नहीं हो जाता, वह उनके अभिकर्ता जो एजेंट होते हैं चुनाव में, एजेंट्स पर यान एवं लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल, पोस्टर, होर्डिंग्स और बैनर्स के प्रदर्शन आदि पर युक्त प्रतिबंध लगा सकेगा। अब यहां देखिए, यहां लिखा है यानु ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि का मतलब जिसमें क्या आ गए? बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, ये सब आ गए। इस आदि का मतलब है कि और चीजें। तो देखो, यहाँ इस प्रतिबंध का मतलब ये नहीं है कि 100% प्रतिबंध होगा। देखो, चुनाव में ये सारी चीजें प्रैक्टिकली अपन देखते हैं कि इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि 100% प्रतिबंध नहीं है। यहाँ क्या शब्द लिखा हुआ है? युक्त प्रतिबंध। मतलब एक सीमा में रहकर या एक निर्धारित सीमा तय कर दी जाती है निर्वाचन आयोग द्वारा, उस सीमा तक ही इन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखो, ध्वनि विस्तारक यंत्र, व्हीकल्स या होर्डिंग्स या पोस्टर आदि के ऊपर हार्ड एंड फास्ट प्रतिबंध है या युक्त प्रतिबंध है? युक्त प्रतिबंध है। मतलब एक सीमा में रहकर इन कार्यों को किया जा सकता है। फिर इसमें नीचे नोट देखिए, ये प्रतिबंध लगाने की शक्ति। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। नगर पालिकाओं के चुनाव में जो सामग्री है, लाउड स्पीकर वगैरह, पोस्टर, बैनर, इन पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और ये युक्त प्रतिबंध लगाने का जो पावर है वो किसके पास है? राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। और राज्य निर्वाचन आयोग ये किस स्थिति से, जिस दिन अधिसूचना जारी करेगा उसी दिन से इन चीजों को लिमिट कर सकता है, सीमित कर सकता है, और जब तक चुनावी प्रक्रिया संपूर्ण नहीं हो जाती तब तक के लिए ऐसा कर सकता है। ठीक है। फिर देखिए, प्रतिबंध पूर्णतया या असीमित न होकर युक्त हो सकेंगे। देखो, 100% प्रतिबंध नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर देखिए, यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या हो सकती है? इंपोर्टेंट जो लैंग्वेज बनती है उसके ऊपर मैंने आपके सामने सवाल रख दिया है। देखो, राज्य निर्वाचन आयोग को नगरपालिका चुनाव में यानों, लाउड स्पीकरों, पोस्टरों, बैनर्स एंड होर्डिंग आदि पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति है। तो पहली बात तो देखो, होर्डिंग्स आदि पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसको है? राज्य निर्वाचन आयोग को। तो देखो, पहला है कोई प्रतिबंध, मतलब कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। संपूर्ण प्रतिबंध ये भी नहीं लगा सकता। और यह है युक्त प्रतिबंध, एक रीजनेबल जो लिमिट्स हैं वो लगा सकते हैं। आत्यंतिक का मतलब है असीमित प्रतिबंध भी नहीं लगा सकता। ऐसे ऑप्शन दे देते हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण जो चीज है वो है युक्त रीजनेबल, जो उचित प्रतिबंध प्रतीत होते हैं वही प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरा देखो, इसमें ये होता है कि मान लो कोई उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा है या उसका कोई एजेंट जो चुनाव प्रचारक है, वो ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया है, एक लिमिट जो बताई गई है, उस लिमिट से बाहर जाकर या सीमा से बाहर जाकर किसी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करता है, कोई बैनर लगाता है, कोई पोस्टर लगाता है, तो उसके लिए सजा क्या हो सकती है। तो इस संबंध में देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर निर्वाचन आयोग के युक्त प्रतिबंधों के खिलाफ जाकर या तो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति, कोई उम्मीदवार या उसका कोई अभिकर्ता, ठीक है, द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किसी प्रतिबंध का उल्लंघन किया जाता है तथा ऐसा उल्लंघन सिद्ध हो जाता है, तो उसके लिए दंड कितना है? 5,000 रुपए तक का होगा। मतलब 1 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का। ये तक शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब 5,000 रुपए से कम कितना भी हो सकता है, 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? जैसे मान लो कि निर्वाचन आयोग ने कह दिया कि 72 घंटे पहले लाउड स्पीकर बजाना बंद होना चाहिए, फिर भी कोई व्यक्ति इस अवधि में लाउड स्पीकर बजा देता है, पोस्टर लगा देता है, तो ऐसी सिचुएशन में अधिकतम कितना जुर्माना किया जा सकता है? 5,000 रुपए जुर्माना किया जा सकता है। किस चुनाव में? नगर पालिका चुनाव में। मतलब इन तीनों संस्थाओं के, नगर पालिक बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम, इनके चुनाव में अधिकतम 5,000 रुपए तक का इन गतिविधियों के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। फिर अगला सवाल जो है इसमें देखिए कि राज्य निर्वाचन आयोग कोई भी प्रतिबंध लगा देता है और उस प्रतिबंध का कोई व्यक्ति उल्लंघन कर देता है, ठीक है, और जिस व्यक्ति ने इन प्रतिबंधों का उल्लंघन किया उसे दंडित किया जाता है, तो उसे नगरपालिका के चुनाव के लिए आदेश द्वारा उस अवधि के लिए डिस्क्वालीफाइड किया जा सकेगा। तो देखो, मान लो कि कोई भी उम्मीदवार खुद, चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति खुद या उसका कोई अभिकर्ता जो इस धारा के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के प्रतिबंधों को तोड़ता है और यह साबित हो जाता है, तो उसको कितनी अवधि के लिए नगर पालिकाओं के चुनाव में उम्मीदवार नहीं होने दिया जाएगा? 6 वर्ष तक का प्रतिबंध लग जाता है। कितने टाइम का? 6 वर्ष तक।
तो देखो, यदि इस धारा के तहत किसी व्यक्ति ने निर्वाचन आयोग के प्रतिबंधों को तोड़ा है, लिमिट्स को, तो 6 साल के लिए उसे क्या किया जा सकता है, नगर पालिका के चुनाव के लिए अयोग्य करार दिया जा सकता है। जो उम्मीदवार खुद हो सकता है या उसका कोई अभिकर्ता या एजेंट हो सकता है। ठीक है। लेकिन मान लो कि आज किसी व्यक्ति ने चुनाव में, नगरपालिका चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग के प्रतिबंधों को तोड़ा है, कल 6 साल तक नगरपालिका के चुनाव के लिए उसे अयोग्य घोषित कर दिया है, तो क्या इस 6 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले भी उसे वापस योग्य माना जा सकता है? तो इस संबंध में अगला प्रावधान इसी धारा में किया गया है। देखो कि यदि इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दंडित करने के पश्चात, राज्य निर्वाचन आयोग, तो देखो दंडित करने की शक्ति किसके पास है, राज्य निर्वाचन आयोग को। देखो ये दंड कौन लगाएगा, ये दंड राज्य निर्वाचन आयोग ही लगाएगा। ये जो 5,000 रुपए का जो दंड है, ये किसी न्यायालय द्वारा नहीं लगाया जाता है, ध्यान रखना। कौन लगाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। तो देखो, यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है और उसे किसी अवधि के लिए डिस्क्वालीफाई, जैसे मान लो कि आज दंडित किया है और 5 साल के लिए उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया, या अधिकतम 6 साल के लिए करते हैं तो 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन की उस अवधि के बाद में राज्य निर्वाचन आयोग पुनः घटा सकेगी। तो आज किसी को राज्य निर्वाचन आयोग ने किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए 5 साल तक प्रतिबंधित किया है, तो इस प्रतिबंध की अवधि को घटाकर आज के बाद कभी भी राज्य निर्वाचन आयोग 3 साल का, 2 साल का, 4.5 साल का, 4 साल का, 1 साल का, 6 माह का, ऐसे भी कर सकता है। तो यहाँ सवाल ये है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस धारा के तहत जो पोस्टर, बैनर्स, लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध है, ये बजाने के आरोप में किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई घोषित किया है, तो अधिकतम कितना घोषित कर सकता है, 6 माह तक। और एक बार घोषित करने के बाद उस अवधि को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। लेकिन जब भी निर्वाचन आयोग प्रतिबंध की अवधि को कम करेगा, तो उसे अपने आदेश में उस कारण को लिखना पड़ेगा जिसकी वजह से उस अवधि को या प्रतिबंध की अवधि को कम किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार इस धारा में किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अपराध संज्ञान न्यायालय तभी लेगा जब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी परिवाद लाएगा। देखो यहाँ पहली बात, ये 5,000 रुपए तो कौन लगाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग लगाएगा। इसके अलावा मान लो कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस धारा के तहत कोई अभियोजित करना है या कोई मामला न्यायालय में दाखिल करना है, तो मामला न्यायालय में दाखिल तभी होगा जब राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अथोराइज्ड, या राज्य निर्वाचन आयोग ने किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करता है, वो व्यक्ति अगर लाता है तो ही परिवाद लाया जाएगा। तो या तो राज्य निर्वाचन आयोग लाएगा परिवाद, या उसका कोई अधिकारी परिवाद लाएगा। कोई उम्मीदवार, कोई मतदाता, ऐसे लोगों को इस धारा के तहत किसी प्रकार का परिवाद लाने की छूट नहीं है। फिर देखिए धारा 24 में क्या दिया हुआ है, धारा 24 में दिया सदस्यों के लिए साधारण निर्हरताएं। देखो यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि योग्यता थी लेकिन उसे हमने खो दिया। निर्हरता या डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है कि चुनाव के समय या किसी समय हमारे पास योग्यता होती है लेकिन उसके बाद हम उस योग्यता को खो देते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति अन्य अर्हता रखते हुए भी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए निर्हर होगा यदि वह, चाहे वो किसी व्यक्ति के पास कितनी योग्यताएं होंगी, अगर इनमें से किसी का वो दोषी है तो उसे नगरपालिका के चुनाव के लिए निर्हर या डिस्क्वालिफाइड घोषित किया जाएगा। किस आधार पर, पहला, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे नैतिक अधमता या किसी अन्य अपराध के लिए 6 माह या अधिक के कारावास के लिए दंडित किया है। ऐसा व्यक्ति जिसको या तो नैतिक अधमता के लिए या किसी अन्य गलत कार्य के लिए अभियुक्त बनाया गया किसी अपराध के लिए, और उस व्यक्ति को 6 माह या 6 माह से अधिक की कारावास हो गई, अगर 5 महीने 20 दिन, 5 महीने 29 दिन कारावास की सजा हुई है तो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। या तो पूरी 6 माह तक उसने जेल काटी है या 6 माह से अधिक जेल काटी है तो उसे क्या किया जा सकता है, अयोग्य या डिस्क्वालीफाई घोषित किया जा सकता है। दूसरा, यदि उसे धारा 245 के अधीन किसी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा के अपराध के लिए सिद्ध दोष किया गया है, तो जो व्यक्ति नगरपालिका की किसी सार्वजनिक भूमि के ऊपर किसी प्रकार का अतिक्रमण करता है या उस सार्वजनिक भूमि के ऊपर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है, जैसे किसी भी प्रकार का अवरोध करता है, तार कांटे डालता है, दीवार खींचता है, ये सब बाधा में आते हैं, और ये ऐसा अपराध यदि सिद्ध हो जाता है इस धारा के तहत 245 के तहत, तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, नगरपालिका के चुनाव के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फिर देखो
तीसरी बात, यदि उसके विरुद्ध किसी सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया हो, मतलब जिस व्यक्ति ने, यहां देखना किसकी बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति नगरपालिका के चुनाव के लिए अयोग्य कब हो जाता है, तो इसमें देखो पहला मैंने बताया 6 माह या अधिक की जेल। दूसरा, धारा 245 के तहत सार्वजनिक भूमि के ऊपर किसी प्रकार के अतिक्रमण या बाधा का दोषी सिद्ध हो जाता है। तीसरा है कि उसके विरुद्ध किसी न्यायालय ने संज्ञान लिया है और उसके विरुद्ध 5 वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोप विरचित कर दिए गए हों या विचाराधीन हो। तो देखो यहाँ इसमें ऊपर वाले में 6 माह या 6 माह से अधिक की जेल होना जरूरी है, जेल की घोषणा न्यायालय द्वारा जरूरी है। ठीक है, यहाँ इसमें देखो नीचे वाले में थोड़ा आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को, या यदि किसी व्यक्ति ने किसी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित किया है, न्यायालय में ऐसे अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है कि अगर वो अपराध साबित हो जाए तो निश्चित तौर पर उसे 5 वर्ष या अधिक की सजा होगी। अगर 4.5 साल की सजा वाला अपराध के लिए न्यायालय में विचारण चल रहा है उसके खिलाफ, देखो यहाँ जजमेंट नहीं है, क्या चल रहा है, मामला विचाराधीन है, लेकिन यदि उस विचाराधीन मामले में उस आदमी को दोषी पाया जाता है तो उसके लिए मिनिमम 5 साल की सजा है, तो उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। फर्क देखिए, यहाँ 6 माह के कारावास की सजा की घोषणा होनी जरूरी है, मतलब वो दोषी सिद्ध हो गया है। यहाँ इसमें दोषी सिद्ध नहीं होगा, अभी तक उस पर आरोप लगा है, और यदि वो आरोप साबित हो जाए तो उसे न्यूनतम कितनी सजा हो सकती है, 5 साल की। तो ऐसे व्यक्ति को नगरपालिका के चुनाव के लिए क्या माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। फिर देखो यदि उसे इस आधार पर अयोग्य है, फिर अगला देखो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अधीन, तो जैसे कई लोग मिलावटखोरी का धंधा करते हैं, तो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में मिलावट के संबंध में अपराधों का उल्लेख किया गया है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत किसी मिलावटी माल को बेचने या बनाने के लिए दोषी पाया गया है, सिद्ध दोष हो गया न्यायालय द्वारा कि वो मिलावट करता है, माल में मिलावट करके बेचता है या तैयार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को नगरपालिका के चुनाव के लिए क्या माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। फिर देखो यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 110 के अधीन कोई कार्यवाही शुरू कर धारा 117 के अधीन आदेश पारित कर दिया हो तथा उस आदेश को पलटा नहीं गया, तो सीआरपीसी के सेक्शन 110 में कार्यवाही शुरू की गई है और सेक्शन 117 में उस कार्यवाही को पूरा करते हुए आदेश जारी कर दिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को नगरपालिका के चुनाव के लिए क्या माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। फिर अगला देखो, उसे किसी केंद्रीय, राज्य या अन्य प्राधिकारी द्वारा सेवा के अवचार के कारण पदच्युत या हटा दिया गया हो। देखो बहुत बड़ी बात है, कहने का मतलब ऐसा कोई सरकारी कर्मचारी जो चाहे केंद्र सरकार का रहा हो, चाहे राज्य सरकार का रहा हो, चाहे कोई स्थानीय सरकार का रहा हो, उसे सेवा नियमों के तहत दोषी पाया गया है और सेवा नियमों के विरुद्ध काम करने के कारण उसे डिसमिस किया गया है। पदच्युत का मतलब क्या होता है, डिसमिस किया गया है, या रिमूव्ड का मतलब है उसे हटा दिया गया है। देखो सस्पेंड शब्द नहीं है यहाँ, क्या है, पदच्युत है और हटाना है, मतलब डिसमिस्ड और रिमूव्ड है। निलंबन का मतलब होता है सस्पेंड। तो कोई व्यक्ति अगर सरकारी कर्मचारी है और उसे खाली सस्पेंड किया गया तो वो नगरपालिका का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जिसे डिसमिस और रिमूव्ड कर दिया गया है वो व्यक्ति नगरपालिका के चुनाव के लिए योग्य नहीं होता है। फिर देखिए, यदि वह किसी ऐसे कारोबार का व्यवसायी है, ठीक है, और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा व्यवसाय करने से विसर्जित कर दिया है। देखो अगर कोई कारोबारी है और जो व्यवसाय वो कर रहा है उस व्यवसाय डिबार्ड करने का मतलब क्या है कि उसे उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है कि आप ये काम नहीं करोगे। जैसे डॉक्टर पेशेंट को देखता है, लेकिन किसी पेशेंट की जानबूझकर उसने जान ली है और उसका डॉक्टरी का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है, इसका मतलब उसे डॉक्टरशिप से डिबार्ड कर दिया गया है। या कोई शिक्षक है, उसने अपने आचार संहिता के विरुद्ध काम किया है और उसे शिक्षक के पैसे से डिबार कर दिया गया है। विसर्जित करने का मतलब या डिबार करने का मतलब हमेशा के लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रैक्टिशनर को या इस प्रकार के व्यवसायी को नगरपालिका का चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे शिक्षक हो, यहाँ बात ये ध्यान में रखने की, वृत्ति व्यवसायी, यदि हम किसी प्रकार की सर्विस दे रहे हैं और उस सर्विस में हमने किसी प्रकार का गलत काम किया है और उस सर्विस के लिए हमेशा के लिए हम पर प्रतिबंध लग गया है, कहने का मतलब डिबार कर दिए गए हैं, हम वो सेवा भविष्य में किसी को नहीं दे सकते,
तो ऐसे व्यक्ति को नगर पालिका का चुनाव लड़ने की परमिशन भी नहीं होगी। फिर देखिए, यदि वह नगर पालिका तथा प्रदत्त किसी शक्ति के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, देखो यदि वह नगर पालिका तथा प्रदत्त किसी शक्ति के अधीन कोई लाभ का, तो नगर पालिका की ओर से या नगर पालिका द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों के तहत यदि वो कोई लाभ का पद धारण करता है, कहने का मतलब नगर पालिका की ओर से वो कोई फायदा उठाने वाला पद धारण करता है, तो ऐसे व्यक्ति को नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। क्योंकि वो पहले, जैसे कोई व्यक्ति नगर पालिका से टेंडर लेके सफाई करवा रहा है, या नगर पालिका की ओर से कोई सड़क या किसी प्रकार का आरसीसी रोड वगैरह बनाना है, ये या फिर किसी प्रकार की और कोई डेवलपमेंट संबंधी एक्टिविटी का टेंडर उसने ले रखा है, तो ऐसा व्यक्ति जब तक उस टेंडर को नहीं त्यागेगा तब तक उसको नगर पालिका का चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। फिर देखिए, उसे धारा 35 और धारा 41 के अधीन हटा दिया गया। देखो, धारा 35 और धारा 41 के अधीन नगर पालिका की सदस्यता से हटाने का प्रावधान है। तो यदि किसी व्यक्ति को ऑलरेडी नगर पालिका की सदस्यता से हटा दिया गया, नगर पालिका से हटा दिया गया, तो ऐसे व्यक्ति को दोबारा चुनाव लड़ने भी नहीं दिया जाएगा। फिर देखो, उसे राजस्थान विधानसभा के निर्वाचन हेतु निर्मित विधि के तहत निर्हरित कर दिया गया। मतलब ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता, सीधी सी बात यह है, समझेंगे इस बात को, जो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ने के लायक नहीं है, उस व्यक्ति को नगर पालिका का चुनाव लड़ने की परमिशन भी नहीं होगी। नगर पालिका का मतलब नगर पालिक बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम, इनमें से किसी भी संस्था का चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं होगी। फिर अगला सवाल, अगली डिस्क्वालिफिकेशन जो है कि कोई व्यक्ति जिसने केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन सवैतनिक या अंशकालिक नियुक्ति ले रखी है। तो कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति, चाहे वो पूर्णकालिक सेवक हो सरकार का, चाहे अंशकालिक, जैसे अपन शॉर्ट सर्विस कमीशन में कुछ अवधि के लिए नौकरी दी जाती है, नेवी में शॉर्ट टर्म के लिए नौकरी दी जाती है। तो कहने का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय सरकार के अधीन हमने सवैतनिक पद धारण किया, चाहे वो पूर्ण हो या अंशकालिक हो, तो वो व्यक्ति क्या नहीं करेगा, वो व्यक्ति नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर उसे चुनाव लड़ना है तो अपनी उस सवैतनिक नौकरी को छोड़ना पड़ेगा, नौकरी छोड़कर ही चुनाव लड़ सकता है। फिर इसके अलावा अगली निर्योग्यता क्या है, यदि किसी व्यक्ति ने राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित किसी विश्वविद्यालय, निकाय, निगम या सहकारी सोसाइटी में सवैतनिक या अंशकालिक नियुक्ति ले रखी है। तो देखो, किसी विश्वविद्यालय में, किसी निकाय में, किसी निगम में या किसी सहकारी समिति में या सोसाइटी में, देखो क्या कर रखा है, नियुक्ति के साथ क्या है, सवैतनिक। उस नियुक्ति के लिए उसे वेतन मिलना चाहिए, ये ध्यान रखिए। अगर हम कोई व्यक्ति किसी संस्था को या किसी सरकार को ऑनरेरी सेवाएं दे रहा है, ऑनरेरी का मतलब है अवैतनिक, जिसके लिए उसे भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उस पद को छोड़े बिना भी क्या कर सकता है, नगर पालिका का चुनाव लड़ सकता है। या फिर अगला देखिए, इसमें वह अनउन्मोचित दिवालिया हो। अनउन्मोचित का मतलब है कि सक्षम न्यायालय ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया है। अनउन्मोचित दिवालिया का मतलब न्यायालय ने दिवालिया घोषित कर दिया है और उसे अभी तक वापस, अनउन्मोचित का मतलब है दिवालियेपन से मुक्त नहीं किया है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सक्षम न्यायालय ने दिवालिया घोषित कर दिया है और अभी तक वो दिवालिया ही है, तो दिवालिया व्यक्ति जो है वो नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ सकता। फिर देखिए, उसे सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त न्याय निर्णित, विकृत चित्त का मतलब होता है अनसाउंड, वो मेंटली फिट नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भी नगर पालिका का चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, नगर पालिका के आदेश पर किए जाने वाले कार्यों। देखो, अगर कोई कार्य ऐसा है जो नगर पालिका के आदेश से किया जाता है या आपूर्ति आदि से संबंधित है, कहने का मतलब वो कोई व्यक्ति या तो नगर पालिका के आदेशों पर समय समय पर कोई काम कर रहा है, या नगर पालिका को किसी प्रकार के मटेरियल या सामान की सप्लाई दे रहा है, किसके तहत, कॉन्ट्रैक्ट या संविदा करके, या नियोजन में वह स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य या उसका कोई भागीदार है। कहने का मतलब नगर पालिका के नियोजन में जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है वो खुद या उसके परिवार का कोई सदस्य यदि ऑलरेडी है, ठीक है, या उसका कोई कर्मचारी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हित या हिस्सा रखता है नगर पालिका में, तो ऐसे व्यक्ति को भी नगर पालिका के चुनाव के लिए डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। फिर देखिए, वह नगर पालिका में नामांकन भरते समय नगर पालिका की ओर से वैतनिक विधि व्यवसायी हो। देखो, विधि व्यवसायी का मतलब होता है वकील। तो नगर पालिका अपने वकील अपॉइंट करती है, प्राइवेट वकील अपॉइंट करती है, हायर करती है। तो यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका के वकीलों के पैनल में नॉमिनेट है, नामित है,
तो वो व्यक्ति नगरपालिका का चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि चुनाव लड़ना है तो उसे उस वो पद को छोड़ना पड़ेगा, अथवा नगरपालिका के विरुद्ध वकील के रूप में पैरवी करता है। तो कहने का मतलब कोई व्यक्ति जो नगरपालिका की ओर से वकील के तौर पे काम कर रहा है, या कोई व्यक्ति जो नगरपालिका के विरुद्ध वकील के तौर पर काम कर रहा है, ये दोनों ही नगरपालिका के चुनाव लड़ने के लिए क्या होते हैं? अयोग्य होते हैं। ठीक है, यहां देखिए, या उसके 2 से अधिक बच्चे हों, ये बात इंपॉर्टेंट है। 2 से अधिक बच्चे वाले भी लोग भी क्या नहीं कर सकते? स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं लड़ सकते। स्थानीय निकाय मतलब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इनमें। यहाँ देखिए क्या है, प्रसव पूर्व दिव्यांग संतान को नहीं गिना जाता। अब जैसे कई लोगों की 2 से अधिक संतानें होती हैं, फिर भी उनको 2 ही कब गिना जाएगा? तो कोई ऐसा बच्चा है जो माँ के गर्भ में ही स्थायी विकलांगता से ग्रसित हो गया है और उसके बाद वो जीवित पैदा होता है, तो उस बच्चे को बच्चों की काउंटिंग में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो सक्षम बच्चा नहीं है। दूसरा, एकल प्रसव से जन्मी संतानों की संख्या अंतिम अवसर के लिए 1 मानी जाएगी। देखो ये बात ध्यान में रखना, अंतिम अवसर के लिए का मतलब क्या है? देखो, पहली बार किसी के 1 संतान है और दूसरी बार किसी के जुड़वा, चाहे 2, 3, 4 कितने हो जाएं, तो दूसरी बार जो जुड़वा होते हैं उन सबको क्या मानेंगे? 1 ही मानेंगे। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पहली दफाई 2 जुड़वा बच्चे हैं तो उनको 2 गिना जाएगा, 3 जुड़वा बच्चे हैं तो 2 गिना जाएगा, 4 जुड़वा बच्चे हैं तो 2 गिने जाएंगे। तो पहली बार यदि होते हैं, पहली बार जुड़वा होते हैं तो 2 होते हैं, वहां तक भी 2 ही गिने जाएंगे। 3 होते हैं तो भी 2 ही गिने जाएंगे, 4 होते हैं तो भी 2 ही गिने जाएंगे। कब? पहली बार। और दूसरी बार यदि कितने ही हो, पहले से 1 बच्चा है तो दूसरी बार कितने ही हो, उन सबको मिलाकर क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। ये है इसका मतलब। देखो, एकल प्रसव से जन्मी संतानों की संख्या अंतिम अवसर के लिए 1 मानी जाएगी। अंतिम अवसर का मतलब यह है कि अंतिम, अगर पहली बार जुड़वा होगी तो पहला ही अंतिम अवसर है कि भाई 2 पूरे हो गए, और पहली बार में 3 हो गए तो भी 2 गिने जाएंगे। 1 पहले से है, फिर 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, तो दूसरी बार कितने ही उनको क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। फिर देखो, दत्तक दी गई संतान नहीं गिनी जाएगी। देखो, अगर चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के 3 संतान थी पहले से, और चुनाव लड़ने से पहले वो 1 संतान को किसी को दत्तक दे देता है, तो उसकी संतानें कितनी गिनी जाएंगी? 2 ही गिनी जाएंगी। ठीक है, ये अयोग्यता। अगर 2 से अधिक संतान है तो वो अयोग्य ही माना जाएगा। यहां से कैलकुलेशन समझना कई बार इंपॉर्टेंट है, ये गिनती है, इसमें से सवाल पूछ लेते हैं। फिर देखो, अगली अयोग्यता क्या है? उसके विरुद्ध नगरपालिका की कोई सौद्य रकम 2 वर्ष से अधिक समय से बकाया है। देखो, नगरपालिका की ओर से उसने कोई ऋण वगैरह लिया है, कोई लोन वगैरह लिया है, और सौदे रकम का मतलब है कि नगरपालिका ने उसको चुकाने की मांग कर ली, और मांग करने के बाद भी 2 साल तक कोई व्यक्ति अगर उस बकाया राशि को नहीं चुकाता है, तो ऐसा माना जाता है कि उसने सौदे रकम जो है वो नहीं चुकाई, और इस आधार पर उसे नगरपालिका का सदस्य का चुनाव लड़ने का जो हक है वो नहीं रहेगा। उसके विरुद्ध अधिनियम के तहत वसूली की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई हो, तो देखो, पहली बात तो नगरपालिका की कोई सौदे रकम हो और नगरपालिका ने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू कर दी हो। देखो, नगरपालिका की मांग रही है नगरपालिका, लेकिन अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं की है, तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। लेकिन नगरपालिका की ओर से कोई सौदे रकम है फिर भी, और उसकी मांग के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है, तो उसको क्या माना जाएगा? अयोग्य माना जाएगा। दोनों बातें, ये देखो यहाँ एंड कनेक्टिव है। पहली बात नगरपालिका की ओर से सौदे रकम का होना, और दूसरा उसके विरुद्ध अधिनियम के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू होना। अगर ये हो गया तो अयोग्य है। खाली सौदे रकम है, रिकवरी के लिए वसूली की कार्यवाही शुरू नहीं हुई है, तो उसको अयोग्य नहीं माना जाएगा। फिर देखिए, उसी सक्षम न्यायालय द्वारा नगरपालिका की संपत्ति या निधि के दुर्विनियोजन या गबन के मामले में सिद्ध दोष ठहराया गया है। मतलब किसी सक्षम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को नगरपालिका की संपत्ति या निधि का दुर्विनियोग या गबन करने का आरोप सिद्ध हो जाता है। किसी व्यक्ति के ऊपर नगरपालिका की संपत्ति के गबन या दुर्विनियोग का मतलब है बदनीयती से उसका इस्तेमाल करना। अगर इस प्रकार का आरोप लगता है और वो सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्ध कर दिया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति नगरपालिका के चुनाव के लिए क्या हो जाता है? निर्योग्य हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसमें अगला कुछ नोट इसमें दिए हुए हैं। पहला, कारावास संबंधी निर्भरता कारावास से मुक्त होने की तिथि के 6 माह पश्चात लागू नहीं होगी। देखो, किसी व्यक्ति को
जैसे 5 साल का कारावास दिया और वो 5 साल के कारावास के बाद में वो व्यक्ति जेल से बाहर आ जाता है, तो 5 साल और 6 माह बाद वो व्यक्ति निर्वाचन के योग्य हो जाता है। उस निर्हरता को राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश द्वारा हटा दिया हो तो वह स्वतः हट जाएगी। यदि किसी निर्हरता को, ऊपर जितने भी बिंदु मैंने बताए हैं, इनमें से किसी भी अयोग्यता के आधार को यदि निर्वाचन आयोग हटा देता है कि अब ये अयोग्यता नहीं रही, तो क्या माना जाएगा? उसे योग्य मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा नोट देखिए, वह किसी ऐसी नियमित वस्तु का व्यापार करता हो जो यदा कदा सरकार द्वारा मंजूरी के तहत यदा कदा नगरपालिका को क्रय विक्रय करता हो तो उसे निर्हर नहीं माना जाएगा। देखो, सामान्यतः मैंने आपको बताया कि जो आदमी नगरपालिका से फायदे उठा रहा है तो उसको अयोग्य माना जाता है। लेकिन कई बार आदमी ऐसा होता है कि नगरपालिका की मंजूरी से वो नगरपालिका को कोई सामान कभी कभार सप्लाई करता है या खरीदता बेचता है, तो उस व्यक्ति को हम नगरपालिका के इलेक्शन के लिए अयोग्य नहीं मानेंगे। कब? जब नगरपालिका की मंजूरी से और कभी कभी, नियमित नहीं, कभी कभी वो नगरपालिका के साथ क्रय विक्रय करता है तो उसे क्या नहीं माना जाएगा? निर्योग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर देखिए चौथा बिंदु, देखिए इसमें क्या है, यदि वह 2000 से 5000 रुपए तक की रकम के लिए किसी वस्तु को यदा कदा नगरपालिका को भाड़े पर देता है या इस कारण उसे डिस्क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट या संविदा के तहत नगरपालिका के साथ काम करता है तो उसको अयोग्य माना है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी वस्तु को नगरपालिका को किराए पर देता है और उस किराए की राशि 2000 से 5000 रुपए तक है, कब? पूरे साल में। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई गाड़ी किराए पर दी है और पूरे साल का किराया 2000 से 5000 रुपए तक होता है और कभी कभी किराए पर देता है, तो वो नगरपालिका के चुनाव के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। फिर दूसरा देखो, 27 नवंबर 1995 से पूर्व की 2 से अधिक संतान निर्भरता का आधार नहीं होगी। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तिथि के बाद 2 से अधिक संतान वाले लोग नगरपालिका के निर्वाचन के लिए अयोग्य हैं? तो देखो, जिस व्यक्ति के 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से अधिक संतानें हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना, जैसे 27 नवंबर 1995 से पहले अगर किसी व्यक्ति के 2 संतानें हैं और तीसरी संतान इस डेट से पहले मां के गर्भ में आ गई तो वो निर्योग्यता का आधार नहीं होगी। उस स्थिति में उन तीनों संतानों की संख्या कितनी मानी जाएगी? 2 ही मानी जाएगी। तो देखो, 27 नवंबर 1995 से पूर्व कि 2 से अधिक संतान निर्भरता का आधार नहीं होंगी, और यदि 27 नवंबर 1995 से पहले तीसरी संतान भी गर्भ में पड़ गई या चौथी संतान भी गर्भ में पड़ गई, कितनी पड़ गई होंगी? अगर गर्भ में आ गई तो वो 3 हो चाहे 5 हो, वो निर्योग्यता का आधार नहीं होंगी। तथा इसके पश्चात अंतिम प्रसव से एक साथ एक से अधिक संतानें उत्पन्न होती हैं तो उन्हें एक ही संतान माने जाएगा। इस डेट के बाद यदि एक साथ माँ के जुड़वा 2, 3, 4 बच्चे होते हैं तो उन सबको क्या माना जाएगा? एक माना जाएगा। दत्तक में दी गई संतान को वर्तमान संतानों में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि दत्तक देने के बाद संतान दत्तक ग्रहित माता पिता का हो जाता है। फिर छठी बात देखो, जो संतान प्रसव पूर्व किसी विकलांगता से ग्रसित है, जिसे हम दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में या इस अधिनियम के तहत दिव्यांग मानते हैं, ये ध्यान में रखना। जिसे दिव्यांग कह रहे हैं वो इस अधिनियम की परिभाषा में अधिनियम के तहत दिव्यांग की परिभाषा में आना चाहिए, या इस अधिनियम के तहत दिव्यांग माना गया है उसे संतानों की संख्या में काउंट नहीं किया जाएगा। देखो, जिस बच्चे को दिव्यांग कहा गया है उसे 2 से अधिक संतान मतलब संतान नहीं माना जाएगा। मतलब ये जो 2 संतानों की लिमिट है उसके लिए जरूरी है कि वो दोनों संतानें क्या होनी चाहिए? नॉर्मल होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। यदि दिव्यांग या विकलांग संतान है तो उनको काउंट नहीं किया जाएगा। इस प्रकार सेक्शन 24 में मैंने देखो आपको क्या बताया है, सेक्शन 24 में सदस्यों की निर्भरता की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बताई है। तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि सेक्शन 24 में सदस्यों की निर्भरता के आधार दिए गए हैं और इनकी काउंटिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीजें इसमें मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट, सेक्शन 25 मतदान का अधिकार, राइट टू वोट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल तो यही है, नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत राइट टू वोट का उल्लेख है? तो इसका उत्तर बनेगा धारा 25 में राइट टू वोट का उल्लेख है। ठीक है,
फिर राइट टू वोट के उल्लेख के बारे में नीचे जो टिप्पणियां दी गई हैं वो देखो। पहली बात है कि कोई व्यक्ति किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्टर्ड है तो उसे उस वार्ड में मत देने का अधिकार होगा। तो जो व्यक्ति जिस वार्ड की मतदाता सूची में नाम रखता है उसे वोट डालने का अधिकार होगा, बशर्ते कि इस अधिनियम के तहत उसे मताधिकार से वंचित नहीं किया गया है। इस अधिनियम में कुछ बातें ऐसी हैं जो वोट डालने से आदमी को इनकार करती हैं। अगर मताधिकार से वंचित नहीं किया गया है तो उसे वोट डालने का अधिकार होगा। कहाँ? उस वार्ड में जहां की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज है। दूसरी बात, धारा 14 में वर्णित निरर्हता रखने वाला व्यक्ति किसी वार्ड में मत नहीं देगा। तो देखो यहाँ मैंने बताया मताधिकार से वंचित नहीं किया गया है, तो मतदान की निरर्हता का उल्लेख किस में है? धारा 14 में। मतलब कौन व्यक्ति जो है वो वोट नहीं डालेगा? तो मैंने आपको बताया था कि जो चित्त विकृत है, ऐसे मतलब या दिवालिया है, ऐसे लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। फिर चौथी बात इसमें देखिए क्या है। तीसरी बात, वार्ड कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्ड में मत नहीं डालेगा। कहने का मतलब एक ही, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि एक से अधिक वार्ड्स की मतदाता सूची में नाम नहीं हो सकता। गलती से नाम आ गया तो भी वो एक से अधिक वार्ड्स में वोट नहीं डालेगा। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, मान लो कि किसी व्यक्ति ने एक से अधिक वार्ड्स में वोट डाल दिया, तो सभी वार्ड्स के जो मतदान है वो निरस्त किए जाएंगे। उनकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। उसके वोट को किसी भी वार्ड में काउंट नहीं किया जाएगा। कब? जब एक से अधिक वार्ड्स में वोट डाल दिया जाता है, मतलब सभी वार्ड से उसके वोट को क्या माना जाएगा? निरस्त माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। कोई व्यक्ति एक ही वार्ड में, देखो ये तो एक से अधिक वार्ड में वोट है तो भी शून्य है, और एक ही वार्ड में एक से अधिक वोट नहीं डालेगा। और मान लो कि किसी व्यक्ति का एक वार्ड की एक मतदाता सूची में 2-3 जगह नाम आ गया बीच बीच में, और वो एक से अधिक मत डाल देता है, तो भी उसके सभी मतों को क्या माना जाएगा? जीरो माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, सभी मत निरस्त माने जाएंगे, एक भी वोट काउंट नहीं किया जाएगा। क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति का एक ही वार्ड की नामावली में या मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर नाम नहीं हो सकते। तो चाहे एक से अधिक वार्ड में मत डालें या एक ही वार्ड में एक से ज्यादा बार मत डालें, इसकी सजा क्या होगी कि सारे मत जो है वो शून्य माने जाएंगे। ठीक है। और लास्ट बात इसमें जो है, यदि कोई व्यक्ति किसी दंडादेश के अधीन है या किसी कारागृह जेल में है, कोई आदमी दंडादेश के अधीन है, जैसे जुडिशियल कस्टडी में है या जेल की सजा काट रहा है या पुलिस अभिरक्षा में है, तो वो मत डालने का अधिकारी नहीं होगा, वो मत नहीं देगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को किसी निवारक निरोधक कानून के तहत पकड़ा गया है तो वो मत दे सकेगा। क्यों दे सकेगा? देखो, दंडादेश के अधीन, जेल में या पुलिस अभिरक्षा में है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई अभियोग है, किसी अपराध का आरोप है। जबकि निवारक निरोधक कानून में किसी व्यक्ति को बिना अपराध किए खाली शंका के आधार पर अरेस्ट किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को का अपराध जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे वोट के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो देखो, किसे वोट देने का अधिकार है? जो दंडादेश के अधीन है, नहीं है। जो कारावास में है, मताधिकार नहीं है। जो पुलिस कस्टडी में है, मताधिकार नहीं है। जो निवारक निरोधक कानून के तहत अवरुद्ध है, उसे मताधिकार है। क्योंकि निवारक निरोधक कानून के तहत केवल शंका के आधार पर भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको सेक्शन 18 से 25 तक बताई हैं, इसलिए इन सारे सवालों को आप थोड़ा ठीक से देखेंगे। नेक्स्ट चीज जो है वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।